सोचिए नेवाडा के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जो दशकों तक मतलब नक्शों पर थी ही नहीं। कोई साइन बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, बस मीलों तक फैला सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच एक नाम, एरिया 51। एक ऐसा नाम जो शायद दुनिया में हर कोई जानता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी के राज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें इस जगह की किंवदंतियों, विज्ञान और इसके गहरे राजों की दुनिया में ले जाएंगे। और मजे की बात यह है कि एरिया 51 मतलब ये दो कहानियों का केंद्र है। दो कहानियां? हाँ, एक कहानी है इंसानी तकनीक की, हमारी इंजीनियरिंग की एक अविश्वसनीय उड़ान की। हाँ। और दूसरी कहानी है परग्रही मतलब एलियन से जुड़ी अटकलों की। और आज हम देखेंगे कि कैसे पहली कहानी ने दूसरी को जन्म दिया। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है 1955 में। शीत युद्ध का दौर था। हाँ, कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव बहुत ज्यादा था और उस वक्त अमेरिका को एक ऐसे जासूसी विमान की सख्त जरूरत थी जो सोवियत संघ के ऊपर से उड़ सके, वो भी बिना किसी रेडार की पकड़ में आए। ये उस समय की टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को पूरा करने के लिए CIA ने लॉकहीड के एक टॉप सीक्रेट डिवीजन को यह काम सौंपा, स्कंक वर्क्स। हाँ, स्कंक वर्क्स। उन्हें एक ऐसी सुनसान जगह चाहिए थी जहां वो दुनिया की नजरों से दूर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सके। और उनकी नजर पड़ी नेवाडा की एक सूखी झील ग्रूम लेक पर। उन्होंने उस जगह को एक मजाकिया सा कोड नेम भी दिया था ना? हाँ, पैराडाइज रैंच। पैराडाइज रैंच मतलब जन्नत का खेत। शायद इसलिए ताकि कोई अच्छा इंजीनियर रेगिस्तान के बीचों बीच काम करने से मना ना कर दे। और यहीं पर उस जादुई विमान ने जन्म लिया जिसे हम U-2 स्पाई प्लेन के नाम से जानते हैं। लेकिन गोपनीयता का स्तर क्या रहा होगा? सोचिए जरा, मतलब अगर किसी दूसरे कमर्शियल पायलट को आसमान में कुछ अजीब दिखता भी तो उन्हें बस ये बताया जाता कि वो एक मौसम का गुब्बारा है। हाँ बिल्कुल, वेदर बलून। और यहीं से वो रहस्य का बीज बोया गया। सरकार की चुप्पी ने अटकलों को जन्म दे दिया। जब आप सच नहीं बताते तो लोग अपनी कहानियां खुद बना लेते हैं। सही बात है। U-2 तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो वहां जो विमान बने वो तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं थे। बिल्कुल। 1960 के दशक में उन्होंने बनाया A-12 ऑक्सकार्ट। ये विमान आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज उड़ सकता था, मैक 3 से भी ज्यादा की रफ्तार से। आज भी ये सोचना मुश्किल लगता है। और इसके तुरंत बाद आया SR-71 ब्लैकबर्ड। वो विमान तो आज भी भविष्य का लगता है। आसमान में एक काले खंजर जैसा। सोचिए, जब ये टाइटेनियम से बनी मशीन रात के आसमान में अपनी पूरी रफ्तार से गुजरती होगी तो जाहिर है जमीन पर किसी को ये किसी दूसरी दुनिया से आई चीज ही लगती होगी। और फिर 80s के दशक में F-117 नाइट हॉक स्टेल्थ फाइटर, जो रडार के लिए लगभग अदृश्य था। उसका डिजाइन इतना अजीब था जैसे कोई एलियन जहाज हो। तो जब भी स्थानीय लोगों को आसमान में ऐसी अजीब तेज रफ्तार चीजें दिखती, सरकार का जवाब वही रहता, ऐसा कोई विमान मौजूद नहीं है। और सरकार का यही इनकार अनजाने में UFO की कहानियों को हवा दे रहा था। असल में वो UFOs इंसान के ही बनाए हुए थे, बस वो भविष्य से आए हुए लग रहे थे। और इसी माहौल में एक आदमी ने आकर कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। बॉब लजार। हाँ, बॉब लजार। वो नाम जिसके बिना एरिया 51 की कहानी अधूरी है। 1989 में ये शख्स सामने आया और उसने इस आग में कह सकते हैं रॉकेट फ्यूल डाल दिया। बिल्कुल। वो लास वेगस के एक लोकल टीवी चैनल पर आया, अपना चेहरा छुपाकर, आवाज बदलकर, और उसने जो दावे किए उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उसने कहा कि वो एरिया 51 के पास S4 नाम की एक और भी ज्यादा सीक्रेट जगह पर काम कर चुका है। और उसकी कहानी अविश्वसनीय थी। उसने दावा किया कि उसने वहां 9 अलग-अलग तरह के परग्रही अंतरिक्ष यान देखे थे, एलियन क्राफ्ट। सिर्फ देखे ही नहीं, उसका काम था उनमें से एक यान की रिवर्स इंजीनियरिंग करना। मतलब ये समझना कि वो काम कैसे करता है। हाँ, उसने कहा कि वो यान एक रहस्यमयी एलिमेंट 115 से चलता था, एक ऐसा तत्व जो उस समय तक खोजा भी नहीं गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से उस यान को उड़ते हुए देखा था, एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन पर। एक ऐसी तकनीक जो गुरुत्वाकर्षण को मात दे सकती थी, रोशनी को मोड़ सकती थी, और बिना किसी आवाज या धुएं के उड़ सकती थी। ये तो सीधे सीधे किसी फिल्म की कहानी लगती है। तो सवाल ये उठता है, क्या वो सच बोल रहा था? और यहाँ मामला बड़ा पेचीदा है। जो लोग उस पर शक करते हैं वो क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं कि बॉब लजार की पढ़ाई लिखाई या उसके सरकारी नौकरी करने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, ना MIT से ना कैलटेक से, जैसे ये आदमी कभी था ही नहीं। तो फिर उसकी बात में दम कहां से आता है? लोग यकीन क्यों करते हैं? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। लजार के समर्थक एक बहुत मजबूत तर्क देते हैं। वो क्या? जिस एलिमेंट 115 की बात लजार ने 1989 में की थी, उस समय विज्ञान की दुनिया में ऐसा कोई तत्व था ही नहीं। अच्छा। लेकिन सालों बाद 2003 में वैज्ञानिकों ने लैब में उस तत्व को बनाने में सफलता हासिल की। सच में? हाँ, हालांकि वो सिर्फ कुछ पलों के लिए ही स्थिर रह पाया, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 115 ही था। ये तो कमाल है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक था या उसे सच में कुछ पता था? और यही सवाल आज भी लजार की कहानी को जिंदा रखे हुए। हमारे स्रोत इस पर कोई फैसला नहीं देते, बस दोनों पक्ष सामने रखते हैं। और इस पूरे रहस्य को बनाए रखने के लिए वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी, बिल्कुल, वो भी किसी फिल्म जैसी ही है। बिल्कुल। कहते हैं अगर आप गाड़ी लेकर एरिया 51 की सीमा के पास भी पहुंच जाएं तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन दूर पहाड़ियों पर सफेद पिकअप ट्रकों में बैठे लोग आपको देख रहे होते हैं। उन्हें कैमोड्यूट्स कहा जाता है। ये प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कहीं से भी अचानक प्रकट हो जाते हैं। वो बस आपको विनम्रता से वापस जाने को कहेंगे। लेकिन उनकी मौजूदगी ही ये बताने के लिए काफी है कि आपका यहाँ स्वागत नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक दीवार है। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी।
एरिया 51 के ऊपर का हवाई क्षेत्र, जिसे R4808N कहते हैं, वो अमेरिका का सबसे प्रतिबंधित एयर स्पेस है। यहाँ तक कि अमेरिकी वायुसेना के पायलट भी बिना खास इजाजत के वहां से नहीं उड़ सकते। सालों तक तो सैटेलाइट तस्वीरों को भी सेंसर किया जाता था। इन सब से तो अटकलें और बढ़ती होंगी। बिल्कुल। जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से छिपाते हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जरूर वहां कुछ बहुत असाधारण छिपाया जा रहा है। वहां काम करने वाले कर्मचारियों का आने जाने का तरीका भी कम रहस्यमयी नहीं है। हाँ, वो जेनेट फ्लाइट्स। उन्हें रोजाना लास वेगास से बिना किसी पहचान वाली फ्लाइट्स में लाया जाता है। इन विमानों पर कोई लोगो नहीं और खिड़कियां हमेशा बंद। वो आते हैं, अपना काम करते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। वो अपने परिवार को भी नहीं बता सकते कि वो असल में क्या काम करते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया के समानांतर चलती है, लेकिन पूरी तरह से छिपी हुई। इतने सालों की खामोशी के बाद आखिरकार 2013 में CIA ने कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए और पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि हाँ, एरिया 51 मौजूद है। लेकिन उन्होंने माना क्या? बस वही जो पूरी दुनिया पहले से जानती थी। बिल्कुल। ये पारदर्शिता कम और दबाव में दी गई एक अधूरी जानकारी ज्यादा लगती है। इस आधे सच ने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया। उनका आधिकारिक बयान तो यही था कि ये जगह सिर्फ गोपनीय विमानन परियोजनाओं, मतलब क्लासिफाइड एविएशन प्रोजेक्ट्स के लिए एक टेस्टिंग साइट है। कोई एलियन नहीं, कोई उड़न तश्तरी नहीं, बस उन्नत किस्म के हवाई जहाज। लेकिन इस आधिकारिक पुष्टि के बावजूद गोपनीयता कम नहीं हुई है, बल्कि शायद और बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, आज की सैटेलाइट तस्वीरों में वहाँ पहले से कई ज्यादा बड़े हैंगर, नए रनवे और बहुत ही एडवांस्ड रडार सिस्टम दिखाई देते हैं। तो अब वहाँ क्या हो रहा है? अब किस तरह की तकनीक का परीक्षण चल रहा है? देखिए, विमानन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब वहाँ अगली पीढ़ी की तकनीकों पर काम हो रहा है। जैसे कि हाइपरसोनिक विमान, जो आवाज की गति से 6 गुना या उससे भी तेज उड़ सकते हैं। बाप रे। AI से चलने वाले ड्रोन जो बिना किसी इंसान के अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। हाँ। और ऐसे नए स्टेल्थ प्रोटोटाइप जो शायद युद्ध की परिभाषा ही बदल दें। बेशक आधिकारिक तौर पर ये सब कुछ वर्गीकृत है। बिल्कुल। तो मतलब रहस्य अभी भी जिंदा है। इन सब का मतलब क्या निकलता है? एरिया 51 अब सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं रहा। नहीं, ये एक प्रतीक बन गया है इंसानी जिज्ञासा का, सरकारी रहस्यों का और विज्ञान और कल्पना के बीच की उस महीन रेखा का। सही बात है। आज भी हजारों लोग वहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे पर जाते हैं। वो वहाँ के एक छोटे से कैफे में रुकते हैं, एलियन बर्गर खाते हैं और रेगिस्तान की ओर घंटों घूरते रहते हैं, बस इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कुछ असंभव दिख जाए। ये एक सांस्कृतिक घटना बन चुकी है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ देता है। स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या एरिया 51 का सबसे बड़ा राज एलियंस को छिपाना है ही नहीं? तो फिर क्या है? क्या हो अगर असली राज वो भविष्य है जिसे इंसान पर्दे के पीछे खुद बना रहा है? मतलब असली एलियन हम ही है। एक तरह से हो सकता है वहां ऐसी तकनीक बन रही हो जो हमारी कल्पना से भी परे है और शायद दुनिया अभी उसके लिए तैयार नहीं है। क्या हो अगर सबसे बड़ा रहस्य बाहर से नहीं आ रहा बल्कि अंदर से ही निकल रहा है? और सरकार को डर है कि अगर ये सच बाहर आ गया तो दुनिया उसे संभाल नहीं पाएगी।